नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज 20 नवंबर 2025 को हम अपना संपादकीय जनसत्ता से लेकर आए हैं। आज दैनिक जागरण में फिर से वही बिहार चुनाव से रिलेटेड संपादकीय दिए हुए हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है सिविल सेवा की दृष्टि से। उसमें जो एक दैनिक जागरण में जो एक लेख दिया है वो हालांकि वो बिहार चुनाव से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी उसमें जीविका समूह के बारे में बताया गया है। तो जीविका स्वयं सहायता समूह के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं, उस पर थोड़ा बता दूंगा मैं। जीविका एक हमारा मेंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जब भी इसमें एक उदाहरण देना होता है तो बिहार का जीविका और जैसे केरल का कुडुमश्री ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तो ये हम देते हैं बार बार। तो आज जो दैनिक जागरण में जो लेख दिया है उसमें जीविका समूह के बारे में बताया। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 10,000 रुपये की जो धनराशि है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, महिलाओं के खाते में गई है। तो वो महिलाओं के खाते में जो जितने भी महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई है, तो उन सभी के खाते में बिहार सरकार द्वारा ये धनराशि दी गई है। तो ये एक चर्चा का मुद्दा बन गया कि चुनाव आयोग ने कैसे इनको लागू किया है, और इसके ठीक 1 घंटे बाद जो है आचार संहिता लागू की गई थी। तो यह एक राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन चुका है, लेकिन हम इसको अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें क्योंकि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? जब भी आप स्वयं सहायता समूह की उपलब्धियाँ और उसके उदाहरण देंगे तो उसमें जीविका जो है बिहार से संबंधित है, ये आप जरूर उदाहरण में देंगे। इसकी उपलब्धियाँ देख लेते हैं हम। इसके लगभग 1.55 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। बिहार में जो इनकी जीविका समूह की संख्या इसकी कितनी है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा है, 10.63 लाख है। और एक समूह में क्या होता है, 8 से 10 महिलाएं सदस्य होती है, जो सामान्यतः होती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं होती है। तो आप ये देख लीजिए। अब इनकी उपलब्धियाँ क्या है, कैसे सामाजिक परिवर्तन ये ला रही हैं जीविका समूह, कैसे सामाजिक परिवर्तन ला रही है ये देख लीजिए। इसमें क्या किया गया है कि बिहार सरकार ने इनको पोषण कार्यक्रम से जोड़ा है। लगभग 200 स्थानों पर जो है ये आहार पूर्ति कर रही हैं, ये कर रहा है ये समूह आहार आपूर्ति। और इसका दूसरा रोल क्या है कि ये जो है जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त लोग जो होते हैं उनको बीमा जो लेने में बड़ी दिक्कतें आती है, तो उसमें हेल्प करता है। लगभग ये जो है अभी तक 10,000 परिवारों की मदद कर चुका है यह समूह। उनको बीमा राशि 1 लाख करोड़ से भी अधिक बीमा राशि इन्होंने दिलाई है उनको। और इसके अलावा इन्होंने क्या है, इनका एक बेहतरीन कार्य क्या है दूसरा, इन्होंने 30 लाख से ज़्यादा कमाई की महिला को लखपति दीदी बना दिया है, अर्थात उनकी आय जो है 1 लाख से अधिक हो चुकी है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप जीविका समूह के बारे में सीधा प्रश्न अगर बिहार आयोग में आता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो यूपीएससी और यूपीपीएससी पूछता ही रहता है, तो उसमें ये कोट कर दीजिए आप कि कैसे कैसे बदलाव ला रहे हैं सामाजिक और ग्रामीण जीवन में कैसे कैसे सामाजिक आर्थिक बदलाव ला रहे हैं। तो ये हमारे दैनिक जागरण का जो लेख है उससे हमने अपने एग्जाम के काम की चीज़ें निकाल ली हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ में मैंने टाइप नहीं किया है, सीधा यही बताया है। इसके अलावा आज का हमारा मुख्य आर्टिकल जो है जनसत्ता से जो लिया है, ये है फसल बीमा की ज़मीनी हकीकत। ये फसल बीमा योजनाओं के बारे में बताता है, मुख्यतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर केंद्रित है। तो इसके भी कुछ फैक्ट हम बता देते हैं। पहले फैक्ट बता लेते हैं, फिर आर्टिकल को एक नज़र से देखेंगे, हम पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फैक्ट हैं इसके? प्री के लिए ये 2016 में शुरू की गई थी, ये आप याद रख लीजिए क्योंकि योजनाओं के मिलान में आता है वहाँ पर। दूसरा क्या है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब सेंटर स्पॉन्सर्ड योजना है। अब योजनाओं के बारे में आपको ये चीज़ जाननी चाहिए क्योंकि जीएस3 के लिए इम्पोर्टेंट है कि मुख्यतः 2 प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक होती है केंद्र
प्रायोजित योजनाएं, ज़्यादातर आप यही योजनाएं देखते हैं अपने आसपास। दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। इनमें अंतर देख लेते हैं, बारीकी के अंतर क्या है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं में क्या होती है, केंद्र और राज्य मिलकर कुछ धनराशि जो है शेयर करते हैं। इनको बनाता केंद्र है, केंद्र इनको बनाता है और राज्य इनको लागू करता है। तो और इनमें जो धनराशि है वो भी 40-60 या 50-50 का रेशो से ये शेयर करते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम, एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अन्य योजनाएं कौन कौन सी है आप ये भी देख सकते हैं। मनरेगा है जो प्रमुख योजनाएं हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, और इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आयुष्मान भारत योजना। तो इनकी खूबियाँ क्या है कि इनको केंद्र बनाएगा लेकिन लागू राज्य करेंगे, और धनराशि भी केंद्र और राज्यों में बटेगी। अब जैसे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि इसका कुछ प्रीमियम जो इसकी धनराशि होती है वो किसान देता है। जैसे कि प्रीमियम, जैसे कि 1.5% रबी फसल के लिए किसान देगा, खरीफ के लिए 2% प्रीमियम की राशि जो भी होगी वो किसान देगा खरीफ के लिए, और बागवानी फसलों के लिए 5% जो धनराशि है वो किसान देगा। बाकी जो बची राशि है उनको केंद्र और राज्य आधा आधा समान रूप से बांटते हैं। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत में ये राशि जो है 90:10 है। केंद्र 90% देगा और 10% राज्य देंगे, जो भी राज्य होगा। ये इसको घटाकर, जैसे सपोज कीजिए कि 100 रुपये का प्रीमियम है तो 2 रुपये किसान दे रहा है खरीफ फसल के लिए। जो 98 बचेंगे उनको आधा आधा केंद्र और राज्य बांट लेगी, जो भी इसका आधा बैठता है। जैसे कि इसका आधा कितना हो गया 45 का 90, जो भी होता है इसका आधा आधा आप देख लीजिए, वो देंगे दोनों। अब दूसरा हम देख लेते हैं केंद्रीय क्षेत्रक योजना क्या होता है। केंद्रीय क्षेत्रक, इसको ये समझिए कि ये पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में होती है। केंद्र इनको बनाता है, लागू भी करता है, और पैसे भी केंद्र ही देता है। इसके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। केंद्रीय क्षेत्रक योजना की जैसे जनधन योजना है। जनधन योजना जो है, अटल पेंशन जो है, अगर कोई व्यक्ति अटल पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो भी इसका राशि वगैरह जो है, जो जितना भी इस योजना पे खर्च आएगा वो पूरा केंद्र देगी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, काफ़ी योजनाएं हैं केंद्रीय क्षेत्र के। आप उनके और उदाहरण भी देख लीजिए। तो योजनाओं के 2 मुख्य प्रकार है, ये आप देख लीजिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। तो आज जो हमारी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसको हम देखते हैं, इसकी कुछ खूबियाँ देख लेते हैं। ये आर्टिकल में भी दिया है और मैं अलग से भी बता दूंगा। यही प्रीमियम राशि क्या है, यही प्रीमियम कैसे दिया जाएगा। 1.5% रबी फसल के लिए, 2% खरीफ के लिए, और 5% बागवानी या वाणिज्य के लिए किसान देगा। अब आर्टिकल की मुख्य बातें 5-7 मिनट में हम देख लेते हैं। इसकी योजनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है बीमा योजनाओं की, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं भारत में जो है एक आपदाएं आती रहती है और उनसे फसलों का नुकसान होता है। तो उनकी नुकसान की भरपाई के लिए ये बीमा योजना बनाई गई है, और इसका दूसरा उद्देश्य ये है किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। अब ये देखिए, इसके किसानों की हितधारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं। और इस बीमा के प्रचार में मात्र 2% प्रीमियम किसानों को संपूर्ण फसल का वादा किया गया था। अब आप देख लीजिए कितने 5.22 करोड़ गैर ऋणी किसान फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। बाकी ये बताया गया कि वही 98% जो है जो फीसदी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है। और इसका जो प्रावधान है, इस वर्ष जो है केंद्र सरकार ने
14,600 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए दिया है, अर्थात इसके लिए इतना बजट एलोकेट किया है 14,600 करोड़ रुपए का। अब देखते हैं कुछ अन्य डेटा हम देख लेते हैं जो हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रणाली के तहत अगस्त 2025 तक गत फसल के लिए देश भर में लगभग 30 लाख प्रभावित किसानों को कितना भुगतान किया गया, 3200 करोड़ का। तो ये आप डेटा आर्टिकल से ये एक डेटा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। अभी इसके ऊपर हम जो नया अपना प्रश्न है उसमें ये सब डिस्कस करेंगे, तो यहाँ डिस्कस करने का कुछ खास फ़ायदा है नहीं। और ये देखिए दूसरी बात इसमें क्या बताए कि चुनौतियाँ क्या क्या है कि कुछ किसानों को तो सिर्फ उनको जो फसल का नुकसान हुआ लेकिन उनको भुगतान कितना मिला, सिर्फ 100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक बीमा दिए गए। तो ये एक किस्म से किसानों का मजाक उड़ाने की बात है, और यही सब इसमें दिया हुआ है। आगे हम अपने क्वेश्चन आंसर में इसको डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, या आप जनसत्ता की साइट से पढ़ सकते हैं, ये फ्री है ये आर्टिकल। अब आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए हम उसको सीधा डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में कृषि जोखिम प्रबंधन का प्रमुख माध्यम है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां मौजूद है। योजना के उद्देश्यों, उपलब्धियों तथा प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें इस योजना का सारे पहलू आपके कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, और इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आप जो है प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए या नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आयोग पूछ सकता है। आइए देखते हैं एक भूमिका, जैसे कि बताया 3 से 4 लाइन में भूमिका लिखेंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। भारत की कृषि 55% से अधिक मानसून पर निर्भर है, जिससे प्राकृतिक आपदा किसानों के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो चाहे तो आप यहाँ तक का केवल भूमिका लिख सकते हैं, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बता दिया गया है कि आपको अगर ये याद नहीं रहते तो आप ये लिख सकते हैं। यह जोखिम साझेदारी मॉडल पर आधारित है और किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कृषि सुरक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अब इसके उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य बताएंगे हम, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपका समय बचाते हुए। आपको देखिए एग्जाम में हु ऐसे ही लिखना है, लाइन बाय लाइन और शॉर्ट में बुलेट पॉइंट में, क्योंकि आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने का ना समय होता है और वो एग्जामिनर के लिए भी उबाऊ हो जाता है, उसको फिर अच्छे से पढ़ता नहीं है, चेक नहीं करता है। तो उद्देश्य देख लेते हैं, फसल बीमा योजना के उद्देश्य देख लेते हैं हम। देखिए जब भी किसी योजना के उद्देश्य हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये फसल बीमा योजना है, तो हम इस देखेंगे एक तो फसल से संबंधित क्या क्या फैक्टर हमारे हैं। एक तो उत्पादन अधिक होना चाहिए, दूसरा क्या है लागत कम होनी चाहिए, तीसरा क्या है ये फ़ायदे का सौदा होना चाहिए, चौथा क्या है इसमें तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। तो जब ये आप 360 डिग्री एंगल से सोचेंगे तो उद्देश्य आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। अगर आपने योजना नहीं भी पढ़ी है तो तब भी आप उससे मिलता जुलता आंसर लिख सकते हैं। और ये देखिए उद्देश्य अब हम देखते हैं, फसल हानि पर आर्थिक सुरक्षा। तो किसी भी बीमा का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि जो हमारी आर्थिक हानि होती है उससे सुरक्षा हमें मिल जाती है। दुर्घटना बीमा होता है तो जो हमारी हानि होती है, जैसे कि हमारा इलाज में जो पैसा लगता है बीमा कंपनियां वो देती है, सेम ऐसे ही फसल बीमा के साथ है। फसल हानि पर आर्थिक सुरक्षा, आपदाओं कीट व रोग इत्यादि से किसानों को वित्तीय सहायता मिलना। आय में स्थिरता, तो जब अगर किसानों की फसल नष्ट होती है और क्योंकि जब फसल नष्ट हो जाएगी तो उनकी आय चली जाएगी, उनको कुछ मिलेगा नहीं पैसा, तो जब बीमा होगा तो उनकी आय स्थिरता रहेगी, अर्थात फसल नष्ट होने पर भी उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। किसानों की आय स्थिरता, जोखिम कम होने से निवेश बढ़ता है। इससे क्या है, इसका आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि जब हमारा जोखिम कम होगा किसी फसल में तो किसान उसमें निवेश करने से हिचकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसमें नुकसान भी होता है या जोखिम आता है कोई तो तब भी हमें पैसा तो मिलना ही है। तो इसलिए किसानों की आय स्थिरता इससे बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा,
कृषि क्षति का आघात न्यूनतम होता है। तो जब कृषि क्षति का आघात न्यूनतम होगा अर्थात उनका नुकसान कम होगा या उनका जो नुकसान होगा उनको रिकवर हो जाएगा, सरकार उनको पैसे देगी या बीमा कंपनियां। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, क्योंकि किसानों की तो सारी आय क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी जो है कृषि आय पर ही निर्भर करती है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ये तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं, कृषि तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। बीमा सुरक्षा होने से किसान नवाचार अपनाते हैं। नवाचार कब अपनाएंगे किसान, कोई भी आदमी किसान हो या कोई भी व्यवसायी हो, नवाचार कब अपनाएगा, जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी। तो बेसिक नीड्स यहाँ किसानों की क्या है कि सबसे पहले तो उसको अपनी फसल की सुरक्षा मिल जाए और उसका उचित दाम मिल जाए, तो वो फसल बीमा के तहत आप ये हो जाएगा। जब ये इधर से बेफिक्र रहेगा तो ये नई नई टेक्निक भी अपना सकता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर टेक्निक अपनाने के बाद कोई जोखिम अगर आता है तो सर बीमा के माध्यम से उसको कवर मिल ही जाएगा। तो ये नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं। संवैधानिक आधार क्या है योजना का, क्योंकि कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है, ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। आपदा प्रबंधन क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है। बीमा क्या है, ये केंद्र सूची का विषय है। ये आप तीनों देख लीजिए, ये सीधा सीधा प्री में पूछता है। तो से संबंध है, अर्थात जब ये योजनाएं लागू होगी तो हमारा ये जो संवैधानिक दायित्व है राज्य का कृषि को लेकर, आपदा को का समवर्ती सूची है दोनों का, केंद्र और राज्य का, और बीमा केंद्र का है। तो ये संवैधानिक आधार जो है हमारे उनको बल मिलता है। तो ये उन उद्देश्य संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। अगर उनकी फसल का जो नुकसान होता है उनकी भरपाई करते हैं कोई भी बीमा कंपनी या सरकार। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए आप। ये जो पहले बता चुके हैं कि इतना इतना % प्रीमियम जो है किसान वहन करेगा, शेष केंद्र और राज्य वहन करते हैं। तो किसानों को देखिए काफ़ी कम प्रीमियम देना पड़ रहा है, और जबकि उनका सुरक्षा कवर काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। कवरेज क्या है, जैसे अगर बारिश आ जाती है, कोई अन्य कारण होता है, बीजारोपण नहीं कर पाए हैं, तो ये कवरेज है, उसमें खड़ी फसल को नुकसान है तो भी कवर है, और कटाई के बाद 14 दिन तक का नुकसान है तो ये भी बीमा के तहत कवर किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अब ये देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल भी है, इस पर जो है हमारे जो है किसान जो है और किसान समूह जो है वो इसको वो भी करते हैं ऑब्जेक्शन की केवल 14 दिन बाद तक ही क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फसल कटाई के एक महीना बाद तक तो फसल बिक नहीं पाती है, और उस समय कोई अगर जोखिम आता है तो उसका कवरेज इसके तहत नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। जबकि आप देखते होंगे कई बार तो फसल महीनों महीनों खेत में पड़ी रहती है, बिकती नहीं है। नुकसान आकलन, अब नुकसान आकलन कैसे होता है इसमें, ग्राम स्तरीय क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स अर्थात CCE। ये इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई आपदा होती है तो वो ग्राम के लेवल पर ही एनालिसिस किया जाता है, अर्थात अगर पूरा गांव से प्रभावित है किसी आपदा से तो ही फसल बीमा के लिए क्लेम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक किसान या दो किसानों की फसल नष्ट होती है ओलावृष्टि से तो वो इसके तहत कवर नहीं होगा। ये पूरा एरिया देखता है कि इस पूरे एरिया में नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये भी एक चिंता का मुद्दा है काफ़ी बड़ा। तकनीकी, ड्रोन, सैटेलाइट, स्मार्ट CC मोबाइल ऐप निरीक्षण होता है, इनकी सहायता से निरीक्षण किया जाता है। सीधा भुगतान, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आप DBT बोलते हैं, तो सीधा किसानों के खाते में पैसे आते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, बिचौलियों से मुक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियां क्या है, अब ये थोड़ा जूम करते हैं इसको, अब ये देखते हैं। देखिए अभी कितने लाभार्थी से जुड़े हुए हैं, लगभग 2025 तक का ये डेटा है, मई जून तक का। तो इसमें लगभग 23 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं जब भी मेंस का एग्जाम भी लाएगा। वित्तीय प्रभाव क्या है, इतने एक ये देखिए इसको जूम करते हैं, 1,75,276 करोड़ के कुल दावे, अर्थात इतने दावे जो है उनका भुगतान किया जा चुका है। नामांकन में वृद्धि बढ़ती जा रही है, अच्छी योजना है, अर्थात तभी नामांकन किसान बढ़ा रहे हैं, नहीं तो घटा लेते अपना नामांकन। 2023-24 22-23 से 23-24 में 25% की वृद्धि हुई है। तो ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, ये आप नोट कर लीजिए। कवरेज क्या है, गैर ऋणी किसानों का कवरेज 55% तक बढ़ा है। राज्य की भागीदारी क्या है, 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लागू कर चुके हैं, तो लगभग पूरे भारत में ये लागू है। तो ये एक इसकी सफलता है, उपलब्धियाँ देख लीजिए, यही सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है।
कई राज्यों में आपदा राहत निर्भरता कम हुई है। 5 करोड़ से अधिक किसान जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं पिछले वर्ष में, मतलब प्रति वर्ष ये दिया हुआ है। टोटल कितने हुए अभी तक? 23 करोड़ और 22 लाख किसान, क्योंकि ये 2016 से लागू हो चुके हैं, तो उससे तब से लेके अब तक 2025 तक इतने लाभान्वित हो चुके हैं। ये प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष या मतलब औसत इसको आप मान लीजिए। आगे देखते हैं क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ क्या है, क्योंकि कोई भी योजना है हमारे यहाँ क्या होता है, योजनाएं अच्छी बनती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जो इस प्रकार से होता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अब ये देखिए, आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, ये तो समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। आपको कैसे लिखना है, आपको एक प्रोफेशनल वे में उत्तर में इनको चुनौतियों को उजागर करना है। नुकसान आकलन में देरी, सीसी समय पर नहीं होने से 3 से 6 महीने की देरी होती है। अब देखिए, नुकसान का आकलन अगर समय से नहीं होगा और फिर भुगतान में 3 से 6 महीने की देरी होगी, तब तक तो किसान का क्या है, आर्थिक हानि हो चुकी होगी और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। अगर किसान को अभी आर्थिक हानि होती है तो 6 महीने बाद अगर आप भुगतान करते हैं तो उस अगली फसल भी उसकी प्रभावित होती है, क्योंकि उसके पास बीज रोपण और कटाई और सभी निराई गुड़ाई के पैसे नहीं होते हैं, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। आधुनिक तकनीक अभी भी पूर्णतः से लागू नहीं की गई है। जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि सर्वे ड्रोन और ये सब होगा, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे अभी भी क्या करता है, ग्राम स्तर पर जाकर लेखपाल और अन्य जो सरकारी कर्मचारी है वो जाकर नुकसान का आकलन करते हैं, तो फिर उसमें पारदर्शिता कम होती है और घूसखोरी भी चलती है। कंपनियां कई बार रिपोर्ट को चुनौती देती है। जो बीमा कंपनियां हैं वो रिपोर्ट को इतनी इजीली मानती नहीं है, तो इससे विलंब होता है अनावश्यक, इससे किसानों को नुकसान पहुंचता है। राज्यों का प्रीमियम बकाया, अब क्या होता है, जो हमारी ये केंद्र प्रायोजित योजना होती है इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, जैसे मनरेगा है, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कि केंद्र तो लागू कर देता है, अपने हिस्से के पैसे भी देता है, लेकिन राज्य सरकारें क्या है, वो अपने हिस्से के पैसे नहीं देती है, उन पर बकाया रहता है प्रीमियम का, तो इससे योजना प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। अब यही समस्या हर जगह आती है। मनरेगा में भी आप देखते हैं कि भुगतान लेट होता है, वो क्योंकि केंद्र जनरली क्या होता है, केंद्र अपना भुगतान टाइम पर करता है, लेकिन राज्य सरकारें भुगतान करने में देरी करती है। और कुछ राज्य तो इससे बाहर ही हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से बाहर है। आगे देख लीजिए कंपनियों का लाभ उन्मुख दृष्टिकोण। कोई भी कंपनियां होती है वो क्या करती है, वो तो अपना फ़ायदा देखती है, तो वो कल्याणकारी थिंकिंग नहीं रखेंगे, सोच नहीं रखेंगे, वो अपना फ़ायदा देखेगी। अगर हमको इतना प्रीमियम मिल रहा है कुल मिलाकर सरकार, राज्य और किसानों से, तो हमें भुगतान उसका इतना कम करना पड़े तभी उनकी बचत होगी, तो ऑब्वियसली वो उनका बिजनेस मॉडल है। प्रीमियम अधिक भुगतान कम, जो प्रीमियम सरकार देती हैं उनको राज्य और केंद्र सरकार, उससे कहीं कम भुगतान वो किसानों को करते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा क्या है, 2024-25 में सिर्फ 41% दावे ही निपटाए गए। अब ये देख लीजिए, सपोज कीजिए 100 किसानों ने दावे किए थे कि फसल नुकसान है, उसमें से केवल 41 को ही लाभ मिला है, तो बाकी के 49 जो हैं 59 जो है वो नुकसान में रह गए। ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंटों की कमी है, जिससे टाइम पर भुगतान नहीं होता है और जो है योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। किसान अनुकूलता का अभाव, अब ये अनुकूलता क्या है, किसानों को समस्या आती है योजना के लिए पंजीकरण करने में और दावों को दिखाने में, तो ये क्या होता है, दस्तावेजों की समस्या में छोटे किसान वंचित होते हैं। और हमारे इधर क्या है, टीनेंट फार्मर्स अधिक होते हैं, जैसे कि ज़मीन किसी और की है और उसको बो कोई हो रहा है, बुआई वगैरह, तो उसका जो है नाम पेपर में होता नहीं है, तो उनको ये कवरेज नहीं मिलता है। फिर कई किसानों में जागरूकता का अभाव है, वो इसके लिए एनरोलमेंट ही नहीं करते हैं, पंजीकरण ही नहीं करते हैं। अब आगे की राह क्या है, ये आप ज़रूर लिखेंगे, पूछे क्वेश्चन में या ना पूछे, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन ज़रूर देना है सिविल सेवक होने की दृष्टि से। सैटेलाइट पर ड्रोन आधारित वास्तविक समय नुकसान होना चाहिए, ये वास्तविक समय नुकसान होना चाहिए कि सैटेलाइट, सपोज कीजिए यहाँ गांव में 10 खेत हैं, अभी क्या है ग्राम स्तर पर जो सर्वे होता है उससे ये बीमा भुगतान करते हैं, लेकिन अगर सैटेलाइट और ड्रोन से होगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगी ये जो किसान हमारा क्या किसान है, इसकी फसल का नुकसान कितना हुआ है और इसको प्रीमियम दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये तो बड़ी मतलब गलत बात है कि भाई
अगर किसी 2-4 का नुकसान होता है लेकिन बाकी का नहीं होता है तो उनको भी नहीं मिलेगा, तो ये गड़बड़ है। तो ये सटीक होना चाहिए और ड्रोन आधारित एवं सैटेलाइट आधारित होना चाहिए, इसको आप जरूर लिखेंगे। राज्य प्रीमियम हेतु डेडिकेटेड क्रॉप इंश्योरेंस फंड होना चाहिए एक, जिससे राज्य जो है देरी ना करे। बीमा कंपनियों पर सख्त दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए। SLA निर्धारित होना चाहिए, अर्थात कब तक वो भुगतान करेंगे, उनको एक टाइम दे देना चाहिए कि भाई आपको दावे के 1 महीने या 20-30 दिन के अंदर भुगतान करना चाहिए। ये अभी निर्धारित नहीं है, तो ये होना चाहिए उनके लिए कठोर कार्रवाई। व्यक्तिगत खेत स्तरीय बीमा मॉडल अपनाना चाहिए, वही जो हमने अभी बात की है कि व्यक्तिगत स्तर पर बीमा होना चाहिए, न कि ग्रामीण स्तर पर। पंचायत स्तर पर बीमा मित्र एवं कृषि सहायक की नियुक्ति, ये मिडिल मैन होने चाहिए जो कि किसानों को और पंचायत लेवल पर जो है सहायता प्रदान करे, कंपनियों से इन्फॉर्मेशन ले और इनको इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि किसान क्या है, ज़्यादातर अनपढ़ किसान हैं हमारे यहाँ पर। अब इसका एक छोटा सा निष्कर्ष भी हम देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भारत में फसल बीमा कवरेज को व्यापक बनाकर कृषि जोखिम प्रबंधन में एक नया आयाम जोड़ा है। देखिए, सकारात्मक एक हमेशा निष्कर्ष होना चाहिए आपका। परंतु नुकसान आकलन में देरी राज्यों के बकाया और कंपनियों की अपारदर्शिता इसकी प्रभावशीलता के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। समयबद्ध सुधारों, तकनीकी हस्तक्षेप से योजना कृषि सुरक्षा की रीढ़ बन सकती है। तो ये एक सकारात्मक हो गया, अच्छा सा निष्कर्ष हो गया 2-3 लाइन का। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों, आज के आर्टिकल में इतना ही कुछ था। हमने क्या डिस्कस किया, जीविका समूह किया है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं बताई हैं, ये आप देख लीजिए। ये जीविका समूह का सारे आप नोट्स बना लीजिए और इस आर्टिकल को आप एक बार अच्छे से पढ़कर इस क्वेश्चन को आप नोट्स बना लीजिए या इसका प्रिंट आउट लेकर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक सूचना है, ये हमारा बैच चल रहा है समीक्षा अधिकारी का, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी PCS को ज्वाइन कर लीजिए या हमारे मोबाइल नंबर 9811504781 पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। NCERT बैच भी हमारा चल रहा है, 2026 की तैयारी कर रहे छात्र उससे जुड़ सकते हैं। अभी ज्योग्राफी कराया जा चुका है उधर कक्षा 6 का, और अभी इतिहास वाला पार्ट उधर चल रहा है। दोस्तों, हमारी ये पहला आपको कैसे लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए हमें, और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को फोकस यूपी PSC को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और इस प्रकार के वीडियो हम डेली बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।